दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा गेम समझने के लिए बहुत जरूरी है। रीजनल आइडेंटिटी यानी क्षेत्रीय पहचान। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है तमिलनाडु। हम आज ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे एक लोकल आइडेंटिटी नेशनल पॉलिटिक्स को और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रीशेप कर सकती है। ओके, चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे रीजनल आइडेंटिटी की रूट्स से, फिर बात करेंगे उन कैरिस्मेटिक लीडर्स की जिन्होंने इसे बड़ा बनाया। उसके बाद समझेंगे कि वोटर्स आखिर रीजनल पार्टीज को ही क्यों चुनते हैं, नेशनल कोलिशंस में इनका क्या लेवरेज होता है, और एंड में देखेंगे इस रीजनल पावर की असली कीमत क्या होती है। लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, रूट्स ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। भारत जैसे विविध देश में रीजनलिज्म कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक एकदम नेचुरल सा रिस्पॉन्स है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1920s में जस्टिस पार्टी ने द्रविडियन आइडेंटिटी की एक तरह से नींव रखी थी। उसके बाद 1949 आया, जब सीएन अन्नादुराई ने डीएमके बनाई। 1956 में जब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए तो एक अलग ही वेव आई। और फिर 1972 में एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके शुरू की। बेसिकली ये पूरा द्रविडियन मूवमेंट शुरू में नॉर्थ इंडियन हेजीमोनी के खिलाफ एक रिएक्शन था, एक तरह का लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म जिसने पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप सोचेंगे कि इस दौरान नेशनल पार्टीज आखिर क्या कर रही थी? उनका फोकस पूरे देश पर था। उनके एजेंडास काफी सेंट्रलाइज थे, तो लोगों को लगा कि भाई हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को तो इग्नोर किया जा रहा है। और यही एंट्री होती है रीजनल पार्टीज की। उन्होंने इस गैप को बहुत स्मार्ट तरीके से फिल किया। लिंग्विस्टिक प्राइड, सोशल जस्टिस और बिल्कुल वहां की जरूरत के हिसाब से टेलर्ड वेलफेयर स्कीम्स बनाई, एकदम ग्राउंड लेवल अप्रोच। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, कल्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। अब आइडियोलॉजी तो बन गई, पर इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहिए थे कुछ करिश्माई नेता जिन्होंने इसे एक मास मूवमेंट बना दिया। और ये रहे वो मेन आर्किटेक्ट्स, सीएन अन्नादुराई जिन्होंने तमिल नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया, फिर एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर जो एक ह्यूज सिनेमैटिक आइकॉन थे और उन्होंने खुद को गरीबों के मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया, एम करुणानिधि जो एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कल्चरल सिंबल थे, और जय जया ललिता जिनके लिए आम जनता के दिल में जो डिवोशन था वो बिल्कुल अटूट था। इन नेताओं ने अपनी सिनेमैटिक अपील और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर एक बहुत ही डीप कनेक्शन बनाया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इनका करिश्मा सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, ये लीडर्स लोकल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का एक फेज, एक व्हीकल बन गए थे। उनका इम्पैक्ट इतना सॉलिड था कि उसने ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स को पूरी तरह ओवरराइड कर दिया। लोग सिर्फ किसी पार्टी को वोट नहीं कर रहे थे, वो अपनी उस आइडेंटिटी को वोट कर रहे थे जो ये लीडर्स रिप्रेजेंट करते थे। सेक्शन 3, व्हाई रीजनल पार्टीज विन। अब देखते हैं वोटर साइकोलॉजी को। आखिर लोग इनको वोट क्यों देते हैं? आइए इसको थोड़ा एम्पेरिकल डेटा से समझते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर आज का मॉडर्न रीजनल वोटर नेशनल पार्टीज को छोड़कर इन रीजनल ऑप्शंस की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? चलिए देखते हैं। Now what's really interesting about this slide is, ये डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि नेशनल पार्टी से असंतुष्टि और लोकल आइडेंटिटी पर फोकस, ये दोनों आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। वोटर्स का मानना है कि इकोनॉमिक इश्यूज पर जो उनका डिसैटिस्फैक्शन है और नेशनल पार्टीज में स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप की जो कमी है, उसने ही उन्हें रीजनल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ पुश किया। सिंपली पुट, उन्हें ऐसे लीडर्स चाहिए जो उनकी भाषा बोलें और उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और ये देखिए, द्रविडियन आइडियोलॉजी का असर सिर्फ किसी एक डेमोग्राफिक तक लिमिटेड नहीं है। भाषा और कल्चर का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो रिलीजन और कम्युनिटी की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। रीजनल पार्टीज इस लिंग्विस्टिक प्राइड और कल्चरल इमोशन को बहुत एफिशिएंटली चैनलाइज करती हैं, जिससे लोग ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी से दूर हो जाते हैं। यहाँ से एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, स्प्लिट वोटिंग। इसका मतलब है कि वोटर स्टेट इलेक्शंस में तो रीजनल पार्टी को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे तो वो स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाएगा। ये दिखाता है कि वोटर्स कितने पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं। वो जानते हैं कि स्टेट का वेलफेयर कैसे इंश्योर करना है और उसको स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेशन के साथ कैसे बैलेंस करना है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, लेवरेज इन नेशनल कोएलिशंस। स्टेट में ताकत मिल गई, पर इसका नेशनल पॉलिटिक्स यानी दिल्ली की सत्ता पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस सीक्वेंस को समझते हैं।
1990s में जब एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस गिरना शुरू हुआ तो रीजनल पार्टीज काफी तेजी से मल्टीप्लाई हुई। फिर उन्होंने क्या किया, ये रीजनल पार्टीज सेंट्रल कोalition गवर्नमेंट्स का हिस्सा बनने लगीं ताकि वहां से अपने स्टेट के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स और कंसेशंस निकाल सकें। इस स्ट्रैटेजी ने इन रीजनल लीडर्स को दिल्ली में जबरदस्त लेवरेज दी और उन्हें किंग मेकर का स्टेटस दिला दिया। अगर हम 2014 से पहले और बाद के एरास को कंपेयर करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। प्री 2014 एरा में कॉलिशंस पर हेवी डिपेंडेंसी थी, जहां रीजनल पार्टीज किंग मेकर्स हुआ करती थी और फेडरलिज्म काफी डिसेंट्रलाइज था। लेकिन पोस्ट 2014 एरा में एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम उभर कर सामने आया, जहां कैंपेन्स हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गए। हालांकि रीजनल पार्टीज ने इस सेंट्रलाइज्ड वेव के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस लगातार मेंटेन रखा है। सोर्सेज में एक पैरेलल एग्जाम्पल नागालैंड का भी दिया गया है। नागालैंड नेशनल लेवल की इस डोमिनेंट वेव से काफी हद तक बचा रहा। वहां की स्ट्रॉन्ग लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स और ऑनगोइंग पीस टॉक्स इतनी डोमिनेंट थी कि सेंट्रल पार्टीज वहां वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाईं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्ट्रॉन्ग लोकल फैक्टर्स नेशनल वेव्स को भी रोक सकते हैं। ओके, आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ रीजनल पावर। देखिए, हर अनडिस्प्यूटेड ताकत के साथ कुछ सिस्टमैटिक रिस्क्स भी आते हैं। आइए इसके डेमोक्रेटिक टोल को समझें। जब डोमिनेंस एकदम अनडिस्प्यूटेड हो जाती है तो सिस्टम में कुछ सीरियस कमजोरियां आने लगती हैं, जैसे करप्शन का जड़ पकड़ लेना और नेपोटिज्म का बढ़ना, डायनास्टिक पॉलिटिक्स यानी परिवारवाद का राइज होना। धीरे धीरे पब्लिक का भरोसा टूटने लगता है और क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होता, गवर्नेंस में क्लियर डेफिसिट्स आने लगते हैं। बिना इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस के ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि इस कोट में क्लियरली हाईलाइट किया गया है, द चैलेंजेस ऑफ करप्शन, गवर्नेंस डेफिसिट्स एंड आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म लूम लार्ज, posing formidable obstacles to the consolidation of democratic norms। कहने का साफ मतलब ये है कि सिर्फ आइडेंटिटी इमोशन के आधार पर चुनाव जीतना काफ़ी नहीं है। अगर आपकी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऐसी इलेक्टोरल सक्सेस एब्सोल्यूटली अनसस्टेनेबल है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हम इसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल यूनिटी एक साथ चल सकते हैं, वो भी बिना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को सैक्रिफाइस किए? सोच कर देखिए। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर भारतीय संघीय ढांचे में हमेशा बहस होती रहेगी। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इन पॉलिटिकल मैकेनिक्स को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।